हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम लोग के कौन कौन से टॉपिक है, जैसे है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, लीस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर इन मेजरमेंट्स, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है। एक्चुअली ये फिजिक्स नहीं है, ये फिजिकल क्वांटिटीज है, एंड डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमें थोड़ा सा क्या करना है, जो हमारे फॉर्मूले होते हैं उनको रिवाइज करना है, और उसके बाद फिर हम लोग इनमें बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे ज़्यादातर जो इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं यूजी कोर्सेज में जाने के लिए, या मेडिकल यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि 12th क्लास के बाद ये इस तरीके के जब हम एग्जाम देते हैं तो उस पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात आती है, जैसे ये होता है हमारा कि जब हम लोग को फाइंड करना हो कि हमारा किस मान लीजिए हमने कोई सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, उस सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पे हमारे पास पहला जो रिजल्ट आया वो आया A1, दूसरा आया ये, तीसरा ये, इस तरीके से n नंबर ऑफ टाइम्स हमने एक ही जो हमारा एक्सपेरिमेंट था उसको किया, और हर बार जो रिजल्ट था वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट था। ठीक है, और साथ ही में हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी किसी मेजरमेंट को करते हैं तो उसके साथ हमेशा उस पर मौजूद होता है एक, उसके साथ एक एरर। ठीक है, जैसे A1 हमने मेजरमेंट किया तो उसके साथ हमेशा मौजूद होगा एक उसका एरर। ठीक है, एरर एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, कि मान लीजिए कि आपके पास स्केल है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर्स की जो स्केल जो आपके बॉक्स में जनरली होती है, ये 15 सेंटीमीटर की स्केल से अगर आप मेजर करना चाहें किसी ऑब्जेक्ट को, तो ये नहीं है कि आप जब लिख रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट 14 सेंटीमीटर का तो एग्जैक्टली आपने उसको 14 सेंटीमीटर ही मेजर कर लिया। उसमें एरर के चांसेस होंगे कि आपने उसको प्लस माइनस कुछ 0.1 सेंटीमीटर ऐसे होगा। ठीक है, यानी कि कुछ कम कुछ ज्यादा हो सकता है। तो ये हमारा बनता है। तो मेजरमेंट था आपका, जब आपने किसी एक ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट था और इस स्केल की इस्तेमाल से आपने इस ऑब्जेक्ट को मेजर किया, तो ये 14 सेंटीमीटर निकल कर आया। उसके बाद आपने अगली बार मेजर किया तो कुछ और निकल कर आया, फिर मेजर किया कुछ और निकल कर आया, फिर मेजर किया थोड़ा सा और। तो ये थोड़ा सा क्या है यहाँ पर कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ गई, यानी कि लेट अस सपोज आपके अकॉर्डिंग ये आ गई 13.5, फिर ये 0.1 सेंटीमीटर, इस तरीके से है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। एक बार आपके पास ये निकल कर आ गया 14.5 निकल कर आ गया। ठीक है, अगली बार जब आपने किया तो ये निकल कर आ गया, जैसे 14 है ऐसा कुछ निकल कर आ गया फिर से। तो अब जब बार बार आप इस पे मेजरमेंट कर रहे हैं, कई बार आपने मेजरमेंट्स किए, तो ये जो वैल्यूज हैं ये वाली A1, A2, A3, A4, ये सारी जो वैल्यूज हैं ये क्या है, ये हमारी मेजरमेंट की वैल्यू है। और ये वाले जो है ये इनमें एरर्स है। ठीक है, 0.1 ये एरर बता रहा है कि इतना इस पे एरर हो सकता है जो भी हमने मेजरमेंट किया। बट अब यहां पर जब हम ने ये मेजरमेंट किए हैं तो एक ही चीज के ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि हमसे भी मेजरमेंट करने में कुछ गलतियां होंगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसकी जो लेंथ बताते हैं, इसको बताने के लिए हम लेते हैं मीन। जितना भी हमने इसका मेजरमेंट किया है उसका लेते हैं मीन। ठीक है, आपने देखा होगा ना कि आप कभी जाते हैं किसी दुकान में और आपने किसी चीज का वजन करा के लिया, आपको लगता है कि नहीं, आपने दुकानदार ने कुछ गड़बड़ी कर दी है या आप देख नहीं पाए, तो आप फिर से दोबारा कराते हैं। क्लियर? तो इस सेम चीज यहां पर भी है कि हम एक बार की बजाय कई बार इस पे मेजरमेंट्स करते हैं सेम चीज का, और फिर ये जो हमने निकाला है और ये जो एरर्स हैं इन सबको लेकर हम सॉल्व करते हैं। तो जब इनका हम लोग मेजर लेते हैं ये इस क्वांटिटी का, तो ये हम सबको ऐड करते हैं और जितने नंबर्स होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा निकल कर आ जाता है मीन। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो डेविएशन होता है हमारा उसको हम लोग निकालते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, चेंज इन AN, ये हो जाता है हमारा AN माइनस A मीन। A मीन हमारा ये हो गया, और AN कि किस पर्टिकुलर जगह पर हमने मेजरमेंट किया, यानी कि मीन निकाला इन सब से और उसको फिर माइनस करते हैं जो भी हमने मेजरमेंट किया है। ठीक है, तो ये अभी समझ पे आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन से हमें समझना है। फॉर्मूला ये है, जब अप्लाई करेंगे तब आपको समझ पे आ जाएगा। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर जो निकल कर आता है वो हमारा इस फॉर्मूले से निकल कर आता है।
ठीक है, तो ये हमने जितने भी डेल्टा A1 डेल्टा A2 ये सब फाइंड किए हैं उन सबको ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाई n कर देते हैं, तो हमारा डेल्टा A मीन निकल कर आ जाता है। फिर फ्रैक्शनल या फिर रिलेटिव एरर जब निकालते हैं तो ये डेल्टा A मीन डिवाइडेड बाई A मीन जो निकाला था इसको डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमारा फ्रैक्शनल या फिर रिलेटिव एरर निकल कर आता है। उसके बाद फिर आता है परसेंटेज एरर। क्या आता है? परसेंटेज एरर। तो इस परसेंटेज एरर को निकालने के लिए सिंपल सा ये, जैसे कि आपसे कहा जाए कि 200 में आपके नंबर आए 110, कितने आए? 110 आए नंबर। क्लियर? तो आपसे पूछ लिया जाए कि आपके कितने परसेंट है, या फिर आप ये ऐसा है तो आपसे पूछ लिया जाए कितने परसेंट आपके नंबर आए, तो आप क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐसे परसेंट लगा देते हैं। ठीक है, तो सेम चीज यहां पर भी है कि हमें फ्रैक्शन में चीज दी हुई थी या रिलेटिव एरर दिया था, इसको अब हमें परसेंटेज के फॉर्म पे लिखना है, तो इसको परसेंटेज एरर कहते हैं, और ये हमारा निकल कर आ जाएगा डेल्टा A मीन डिवाइडेड बाई A मीन इंटू 100% इस तरीके से। तो ये हमारा परसेंटेज एरर निकल कर आ जाता है। क्लियर? उसके बाद एक और चीज है, मान लीजिए कि आपके पास जो एक फंक्शन है वो है z इक्वल टू a टू द पावर p b टू द पावर q डिवाइडेड बाई c टू द पावर r। ठीक है, अब इसमें आपको डेल्टा z बाई z निकालना है। डेल्टा z यानी कि जो हमारा एरर है डिवाइडेड बाय जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। अब ये जो z है वो डिपेंड कर रहा है a पर, b पर और c पर, और जिसकी पावर क्या है? p, q और r। तो अब इस पे हम क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग के पास फॉर्मूला होता है ये कि डेल्टा z बाई z, अगर ऐसा हो, अगर हमें ये फाइंड करना है तो p जैसे a के लिए है तो a में कितना एरर है, डेल्टा a बाई a करेंगे, इस पे मल्टीप्लाई करेंगे p का। इस तरीके से b के लिए डेल्टा b बाई b हो जाएगा और इस पे मल्टीप्लाई करेंगे q का, फिर इस पे डेल्टा c बाई c इंटू r हो जाएगा। इसी में अगर ये जो हमारा बना है फॉर्मूला, इस पे एक और आ जाता है a p b q डिवाइडेड बाई सी आर। अगर ये आ जाता तो इसके साथ ही अगर एक और चीज आ जाती, लेट अस सपोज इसके साथ एक और चीज आ जाती, ए बी सी डी आ जाता, मान लीजिए डी भी आ जाता, और डी पर पावर कुछ भी हो जाती, पी क्यू आर है और इस पे पावर एस हो जाती, तो यहां पर हम इसको भी ऐड कर देते। ठीक है, कुछ इस तरीके से एस इंटू डेल्टा डी बाई डी। क्लियर? इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज जो होता है वो होता है ये P बाई एन, जहां पर जो P होता है वो होता है पिच ऑफ द स्क्रू और N होता है नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। यानी कि जैसे स्क्रू गेज आपने देखा होगा वो कुछ इस तरीके का डिवाइस होता है, तो उस डिवाइस में यहां पर सर्कुलर जो हमारा स्केल होती है, सर्कुलर स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन्स होते हैं कि 100 हैं या 50 हैं, ये ऐसा होता है। तो n जो है उस सर्कुलर स्केल में, यहां पर जो सर्कुलर स्केल बनी रहती है उस स्केल में कितना हमारा नंबर ऑफ डिवीजन्स है वो है n। ठीक है, और पिच होता है, पिच का मीनिंग होता है कि एक सर्कल कंप्लीट करने में, या कह लीजिए एक सर्कुलर पूरा मोशन कंप्लीट करने में, एक रोटेशन कंप्लीट करने में, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो यहां पर लीनियर मोशन होता है। देखिए यहां पर ये जो स्क्रू गेज है, तो एक स्क्रू जब मूव किया पूरा, ठीक है, स्क्रू ने पूरा एक रोटेशन मूव किया, उस केस में इस चीज का यहां पर जो ऐसे निकला रहता है उसका इस डायरेक्शन में कितना मोशन हुआ, कितना लीनियर मोशन हुआ, वही कहलाता है हमारा पिच। क्लियर? तो उस पिच को जब हम डिवाइड कर देते हैं n से तो हमारा बन जाता है लीस्ट काउंट। क्लियर? तो लेट अस सपोज कि यहां पर जो पिच थी वो थी हमारी 1 mm। ठीक है, पिच थी 1 mm और उस पे भी हमने क्या कर दिया, 100 डिवीजन कर दिए। कितने कर दिए? 100 डिवीजन्स। यानी कि कहने का मतलब कि एक कंप्लीट रोटेशन में वो 1 mm जो यहां पर रॉड है वो आगे बढ़ेगी। तो अगर हमने सिर्फ आधा रोटेशन किया होता तो वो आधा mm बढ़ेगी। समझ गए? अगर हमने सिर्फ एक पॉइंट ऐसे रोटेशन किया होता तो क्या होता, तो सिर्फ इस पे जो मूवमेंट होता वो होता हमारा 10 टू द पावर -5 मीटर्स, इतना होता। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये हमारा निकल कर आ जाता है क्या, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। क्लियर? अब
इस पे देखते हैं कि डायमीटर ऑफ द वायर अगर हमें फाइंड करना है स्क्रू गेज की हेल्प से, तो हम क्या करेंगे, इस पे जो मेन स्केल रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग पर ऐड करेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। इस तरीके से हमारा डायमीटर ऑफ वायर निकल कर आता है स्क्रू गेज के केस में। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग क्या है, यहां पर हमारी एक स्केल होती है, ठीक है, साथ में अटैच्ड होती है, उस स्केल में कितना रीडिंग दिख रहा है वो यहां पर हम लिखते हैं। और सर्कुलर स्केल रीडिंग यानी कि कितने हमने उस पर रोटेशन किए हैं, एक कंप्लीट रोटेशन है या हाफ रोटेशन है या 3/4 है। ठीक है, एक रोटेशन से ज्यादा कभी उसको नहीं देखते हैं। क्लियर। और उसके बाद यहां पर लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और जितना जीरो एरर वगैरह होता है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास वर्नियर स्केल, और वर्नियर स्केल में लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम यूज करते हैं मेन स्केल रीडिंग माइनस जो वर्नियर स्केल होता है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी लीस्ट काउंट निकल कर आ जाता है। अब चलते हैं आगे और लगाते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को। तो ये रहा पहला क्वेश्चन हमारा। तो द एंगल 1 मिनट ऑफ आर्क इन रेडियन इज नियरली इक्वल टू, देखिए 1 मिनट ऑफ आर्क रेडियंस पे ये कितना बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। तो ये कितना होता है हमारा, ये होता है 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियंस, यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर यहां तक। फिर चलते हैं आगे कि ये होता कैसे है। तो देखिए 1 मिनट की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है 1/60 डिग्री। नहीं समझ पे आया? देखिए ये कुछ ऐसा है कि जैसे 1 डिग्री है, आपने ये पढ़ा होगा जरूर कि 1 डिग्री है, ये तो 1 डिग्री में देखने में नहीं लग रहा, बट मान लीजिए 1 डिग्री ऐसा यहां पर है। अब 1 डिग्री को भी हमने क्या करना है, उसको भी छोटे पार्ट्स पे ब्रेक करना है। तो उसको ब्रेक किया गया है ऐसा कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, और इन मिनट्स का जो घड़ी में 60 मिनट्स होते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे उसको रिलेट मत करिएगा। क्लियर, ये अलग है यहां पर मिनट्स। ठीक है, तो ये आ गया 1 डिग्री में होता है 60 मिनट्स, यानी कि 60 मिनट से मिलके बनता है 1 डिग्री। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट फाइंड करना, तो 1 मिनट हो जाएगा हमारा 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 60। तो ये बन गया यही चीज, ये हमारा निकल कर आया डिग्री पे। ठीक है, ये निकल कर आया 1/60 डिग्री। और हम जानते हैं कि 1 डिग्री से रेडियंस पे कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं π/180। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 60 इंटू π/180 रेडियन। क्लियर। तो जब हम लोग डिग्री से रेडियंस पे जाते हैं, ठीक है, डिग्री से रेडियंस पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं π/180 का, और जब रेडियंस से जाना होता है डिग्री पर तो मल्टीप्लाई होता है 180/π का। देखिए सिंपल सा है कि जब हम लोग डिग्री में काउंट करते हैं तो 180 डिग्री, 280 डिग्री या 360 डिग्री ऐसा बोलते हैं ना। तो देखो हमारे पास चीज पहले से रेडियन है और उसको कन्वर्ट करना है डिग्री, तो डिग्री वाला जो होगा वो ऊपर आएगा डिवाइडेड बाई पाई। पाई रिप्रेजेंट करता है रेडियंस को, तो यहां पर ऐसा हो गया। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से हमारे पास डिग्री था, डिग्री से रेडियंस पे जाना है, रेडियंस पे जाना है यानी कि पाई आएगा ऊपर और नीचे आएगा 180। बात समझ पे आ गई? तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये निकल कर आ जाएगा, पाई की वैल्यू रखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियंस निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में इतने रेडियंस होते हैं। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं इस पे। तो द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? तो थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट आपको पता चल जाएगी जब आप क्लास 11th में चैप्टर पढ़े होंगे। ठीक है, तो वहां से अब थर्मल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें, उसको निकालें कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी
के लिए क्या होगा, देखिए हमारा जो थर्मल कंडक्टिविटी डिफाइंड है वो डिफाइंड है ऐसा कि जैसे कि द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ए इज गिवन बाय दिस डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, मतलब आप देखिए इसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं, आप 10th क्लास में भी इसको पढ़ा है, v इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, v इज इक्वल टू आई आर पढ़ा है। यहां पर ये जो होता है ये होता है डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, है ना। तो इसको अगर इधर ले आया जाए तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो ये जो हो गया 1/r, ये हो गई कंडक्टिविटी, ये क्या हो गई कंडक्टिविटी, ये हो गया डी क्यू बाई डी टी, यानी कि चार्जेस का फ्लो। और यहां पर ये हुआ, ये क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर इसको हम थर्मल प्रॉपर्टीज से मैच कराएं तो जो डी क्यू बाई डी टी है ये हमारा यहां पर हीट के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हीट के फ्लो रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है डी क्यू बाई डी टी। और जो v है, v को यहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी वो जैसे यहां पर v होता है वोल्टेज डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी को हम वोल्टेज कहते हैं। इसी तरीके से यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग मान सकते हैं, और 1/r की जगह आ गया कंडक्टिविटी। तो हमें बताना है यहां पर थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी कैसे बन जाएगी हमारी, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी डिवाइडेड बाई 1 डेल्टा टी। ठीक है, ये बन गया, बात समझ पे आई। इस तरीके से ये हो गया। अब यहां पर अब देखिए कि डेल्टा टी जो है हमारा, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल, मतलब इस पे इनकी जो वैल्यू यूनिट्स हैं उनको रख देंगे और हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जूल पर सेकेंड। ठीक है, इसको ऐसे देखिए, तो ये हो गया हमारा जूल पर सेकेंड या फिर वॉट। ठीक है, क्लियर। तो यहां से जब हम देखेंगे इसको चेंज करेंगे, क्योंकि ये जो के है हमारा ये है थर्मल कंडक्टिविटी, तो यहां से इसको जब चेंज करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा एल डेल्टा टी डी क्यू बाई डी टी। तो यहां पर बन गया ये यूनिट ऑफ के मीटर डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर इनटू केल्विन इनटू वॉट, यानी कि वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर है वो हो गया सी वाला, वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्लियर, यहां पे समझ पे आया क्या किया गया। यहां पर सिंपली हम लोग ने जो इनकी यूनिट्स थे उनको पुट कर दिए। तो एल है, इसकी हो गई मीटर, डेल्टा टी है यानी कि टेम्परेचर है, तो वो हो गया केल्विन, और उसके बाद डी क्यू बाई डी टी है। तो डी क्यू बाई डी टी को लिखा जा सकता है, क्यू क्या है, हीट है, यानी कि ये हो गया जूल पर यहां पर। ठीक है, और उसके बाद एक और ये वॉट हो गया जूल पर सेकेंड। क्लियर, और इस तरीके से हमारा यहां पर ये निकल कर आ गया। ठीक है, तो वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स ये निकल कर आया। अब चलते हैं आगे और देखते हैं यहां पर कि क्या होगा। अगला क्वेश्चन, तो इफ E एंड G रिस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देन E बाई G हैज द डायमेंशन ऑफ। देखो E क्या डिनोट कर रहा है, एनर्जी को, और G रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। तो E बाई G का डायमेंशन कितना होगा। तो इसके लिए पहले हम जो इसके फॉर्मूला है उसको रखेंगे, फिर देखेंगे। तो देखिए E अगर एनर्जी है तो इसकी यूनिट होगी जूल। ठीक है, उसके बाद यहां पर E बाई G रखा, तो ये जो G है, G क्या है हमारा, G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगर आपको याद नहीं आ रहा, ठीक है, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही था हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। तो F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 इक्वल टू G, ये हो जाएगा। फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, आर स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर, ये हो गया। ये हमारी यूनिट किसकी, जी की। क्लियर, तो इसको नीचे रख देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। यही इसका हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद फिर इसके डायमेंशंस को निकाल लेंगे। क्लियर, तो यहां पर न्यूटन मीटर को अगर देखें, ये जो लिखा हुआ है इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर जो था उसको मीटर इंटू मीटर लिख दूं अगर, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर जूल। क्या बन जाएगा, जूल।
फिर ये जूल से जूल कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? बचा क्या? केजी स्क्वायर अपॉन मीटर, यानी कि ये बन गया मीटर इनवर्स, यानी कि जो केजी है उसका जो डायमेंशन है वो क्या है? मास का। तो हो गया एम स्क्वायर, और ये एम है हमारा लेंथ, या ये हो गया एल इनवर्स। ठीक है, तो एम स्क्वायर, एल इनवर्स और टी जीरो, कौन सा ऑप्शन है? पहला वाला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो बात ये है कि देखिए, आप जब यहाँ एग्जामिनेशन में जाते हैं तो अपना पूरा सिलेबस पढ़ के जाते हैं। ठीक है, और जब क्लास 11th में एंटर करते हैं और फिर यूनिट एंड मेजरमेंट्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो उन दोनों में अंतर है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपने ना तो 11th अभी पढ़ी है पूरी, ना तो 12th पढ़ी है पूरी। तो उस जगह पर हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी याद करने लगते हैं कि डायमेंशन क्या होगा उसका, और जो उसकी यूनिट होगी वो क्या होगी। हम निकालना नहीं सीखते वहां पर, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि चीजें हैं क्या। बट जब आप 11th 12th पूरा पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, कूलॉम्स लॉ पे, इन सब चीजों के बारे में आपको पता चल जाता है। तो आपको हर एक चीज के फिर डायमेंशन और यूनिट्स को याद करना नहीं सही है, क्योंकि आप उसको याद करेंगे, जरूरी थोड़ी ना वैसे ही आ जाए। ठीक है, मान लीजिए आपने ई बाई जी को याद कर लिया कि इतना है, पर अगर मैं जी बाई ई दे देता तब तो फिर आप गड़बड़ कर सकते थे। ठीक है, तो आपको निकालना अगर आता होगा तो आपका काम सही से हो जाएगा, वरना फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है कि जो 11th 12th है वो आपका हो चुका है, अब उस हिसाब से चीजें हैं। ठीक है, या फिर आपका 11th में आपने पूरा अपना चैप्टर पढ़ लिया है, क्लियर, सारे चैप्टर्स को पढ़ लिया। तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। एक वायर के डायमीटर को मेजर किया जा रहा है, और किसकी हेल्प से? स्क्रू गेज की हेल्प से। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 0 mm है। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है? 52 डिवीजन है। और गिवन है कि 1 mm मेन स्केल करस्पॉन्ड्स टू 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, यानी कि 1 mm ये दिया हुआ है पिच, 1 mm दिया हुआ है पिच ये वाला, और 100 डिवीजन्स दिया है यानी कि n ऑन मेन स्केल रीडिंग। तो इसको हम इस्तेमाल करके निकाल लेंगे लीस्ट काउंट, जो कि हो जाएगा 1 mm डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 10⁻⁵ मीटर्स। ये लीस्ट काउंट निकल कर आ जाएगा। इसको हम सेंटीमीटर्स पर अगर लिखना चाहें तो 10⁻³ सेंटीमीटर्स, ये हमारा लीस्ट काउंट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आंसर हमारा सेंटीमीटर्स पे है, तो लीस्ट काउंट हो गया 10⁻³ सेंटीमीटर। उसके बाद फिर हमें बताना है द डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द अबव डेटा। तो मेन स्केल रीडिंग क्या है? मेन स्केल रीडिंग वो है हमारी 0 mm। ठीक है, इसको 0 सेंटीमीटर्स भी लिख सकते हैं, mm है तो सेंटीमीटर्स भी 0 ही होंगे। उसके बाद सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है, सर्कुलर स्केल रीडिंग वो कितनी है? 52 डिवीजन्स है, 52 डिवीजन्स। और टोटल डिवीजन्स कितने हैं हम लोग के? टोटल डिवीजन्स है 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या बना? 0 सेंटीमीटर से हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि वो कितना लंबा है, तो बाकी मतलब उसका डायमीटर कितना है, उसकी लंबाई नहीं पता चल रही। तो जो पूरा कैलकुलेशन होगा वो कहां से होगा? सर्कुलर स्केल रीडिंग से होगा। क्लियर, बात समझ पे आई? तो बस इसी चीज का हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा सर्कुलर स्केल रीडिंग में हम लोग जो लीस्ट काउंट होता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाता है। लीस्ट काउंट कितना है? 10⁻³ है, 10⁻³ सेंटीमीटर। अब फिर MSR प्लस CSR कर देते हैं इनटू ये जो लीस्ट काउंट होता है वो। ठीक है, इसको ऐसा किया, और इस पे माइनस करते हैं 0 एरर, 0 एरर। तो यहां पर 0 एरर तो गिवन नहीं है, 0 एरर में हमारा गिवन नहीं है, तो इस चीज को हम हटा सकते हैं। बचा है ये, बस इसी को हमने यहाँ पर वैल्यू रखी और हमारा आंसर निकल कर आ रहा है, ये 0 है। CSR हमारा कितना है? 52 डिवीजन्स, इस पे लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 10⁻³ सेंटीमीटर, जो कि बन जाएगा कितना यहाँ पर? सॉरी, यहाँ पर माइनस नहीं, प्लस होता है, माइनस इधर होता है। ठीक है, तो ये प्लस हो गया। अब यहाँ पर बन ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस होता है, मैंने इसको इरेज भी किया था पहले, फिर वो माइनस लिख गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस हुआ, उसके बाद ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा कितना? देखिए 10⁻³ है, यानी कि बन जाएगा 0.052 सेंटीमीटर। ये डायमीटर हमें पता चल गया किसका?
एक वायर का। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो टाइम इंटरवल्स मेजर्ड बाय अ क्लॉक गिव द फॉलोइंग रीडिंग्स 1.25 seconds, 1.24 seconds, 1.27 seconds, 1.21 seconds, 1.28 seconds. तो व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब हमें बताना है कि इसमें परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या होगा। ठीक है, परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम अगर फाइंड करें कि क्या होगा परसेंटेज रिलेटिव एरर, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए, ये हम किसी मान लीजिए क्लॉक से मेजर कर रहे हैं टाइम इंटरवल, तो उस पर 1.25 सेकंड आ रहा है, 1.24 सेकंड्स आ रहा है। अब देखिए इसको कि ये छोटा सा छोटा यूनिट जो मेजर कर सकता है वो मेजर कर सकता है 0.1 सेकंड। इससे छोटा ये मेजर नहीं कर सकता, ये इससे छोटा चीज को मेजर नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू दिस डेटा हमें ये पता चल रहा है कि 0.01 सेकंड्स, इससे छोटा ये मेजरमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लीस्ट काउंट। क्लियर। अब उसी क्लॉक से हमने कभी 1.25 सेकंड्स मेजर किया, कभी 1.24 सेकंड्स, कभी 1.27, कभी 1.21 और कभी 1.28। तो इसका हम लोग ले लेंगे एवरेज, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना इसका मतलब जो भी हमने मेजरमेंट लिया उसका हमें एक मीन वैल्यू कितना मिल रहा है। तो 1.25 प्लस 1.24 जब ऐसे ऐसे करेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहां पर इस्तेमाल करेंगे कि इनको ऐड करिए और 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए देखिए सबसे पहले क्या किया, मीन टाइम इंटरवल निकाला, ये निकल कर आ गया कि 1.25 सेकेंड्स। ठीक है, ये निकल कर आ गया। ठीक है, उसके बाद अब ये निकल कर आया मीन टाइम इंटरवल, तो इससे देखेंगे कि हर एक रीडिंग जो है वो कितना अंतर आ रहा है हर एक रीडिंग पे। ठीक है, तो डेल्टा T1 जो निकल कर आएगा, यानी कि पहला मेजरमेंट जो एक्चुअल मेजरमेंट, देखिए जो हम लोग ने टी मीन जो निकाला है, एवरेज जो निकाला है 1.25, ये हो गया कि जो हम जिस चीज को मेजर कर रहे थे उसकी एक्चुअल में वैल्यू ये है। मतलब हुआ क्या कि हमने मेजरमेंट किया खूब ढेर सारे, उनका एवरेज ले लिया और एवरेज लेने के बाद ये कह दिया कि वो जो एवरेज निकल कर आया वही उसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो जो हमने मेजरमेंट्स किए थे उसमें फिर कुछ डेविएशन होगा, जैसे कि पहला मेजर हमारा 1.25 था तो उसमें एक्चुअल वैल्यू से वो मैच कर रहा था, यानी कि उस पर कोई अंतर नहीं था। तो 1.25 माइनस 1.25 हो गया 0। और इसी तरीके से फिर जो हमारा मीन है, मीन माइनस जो हमारा मेजरमेंट था वो किया तो 0.01 मिल गया, यानी कि एक्चुअल में तो ये था बट हमसे मेजर करने में गलती हो गई और इतना हमने मेजर कर लिया था। तो गलती कितने की हुई थी, गलती इतने की हुई थी। उसके बाद 1.25 माइनस 1.27, तो ये हमारा देखिए मॉड लगा होता है तो हमेशा अंतर देखते हैं पॉजिटिव में, तो ये 0.02 हो गया। उसके बाद इसी तरीके से 1.25 माइनस 1.21 तो 0.04, फिर 0.03 तो 1.25 माइनस 1.28। इसको जब हम सबको ऐड करेंगे फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा डेल्टा टी मीन, ये निकल कर आ जाएगा डेल्टा टी मीन जो कि हो गया 0.02 सेकेंड्स। ठीक है, तो जो हमारा टी मीन था वो था 1.25 सेकेंड्स और इस पे जो हमने एक रेंज निकाली कि कितना अंतर हो सकता है वो है 0.02 सेकेंड्स का, इस पे प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें रिलेटिव एरर बताना है तो 0.02 डिवाइडेड बाय 1.25 कर देंगे और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये किया और इस पे मल्टीप्लाई कर दिया 100 का, क्योंकि ये तो रिलेटिव एरर निकल कर आया और परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 1.6%। ठीक है, 1.6% ये बन गया परसेंटेज रिलेटिव एरर। क्लियर, समझ पे आई बात। तो ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 1.6, डी वाला ऑप्शन करेक्ट। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस हमारे काफी हैं। ये वाला क्वेश्चन और जो आगे के क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।